हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीशू जी के स्टडी। अगर आप सीटेट पेपर 2 एसएसटी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री हमारे अतीत भाग 2 के फर्स्ट 4 चैप्टर के टॉप 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है 13वीं सदी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज द्वारा प्रयुक्त हिंदुस्तान शब्द के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। एक बार सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, इसमें संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक सीमाओं और संस्कृत का समावेश था। ऑप्शन बी, इसका अर्थ केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित भूभाग से था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में था। ऑप्शन सी, यह शब्द केवल दक्षिण भारत के राज्यों और उनके तटीय क्षेत्रों को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता था। ऑप्शन डी, इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्रीय राज्य भारत के रूप में होता आया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका अर्थ केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित भूभाग से था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में था। 13वीं सदी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज द्वारा प्रयुक्त हिंदुस्तान शब्द किसके लिए था? केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित भूभाग से था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में थे। मिन्हाज ए सिराज हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग केवल दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के क्षेत्र के लिए किया था। इसके विपरीत 16वीं सदी में बाबर ने इसका प्रयोग उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों, यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। दूसरा क्वेश्चन है 700 से 1750 ईस्वी के बीच की अवधि में आए नए तकनीकी परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, रहट सहचाई। दूसरा चरखा कताई। तीसरा आग्नेय शास्त्र युद्ध कला। तो उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही हैं। इस 1000 वर्षों की अवधि में कई नई प्रौद्योगिकियां आई। सच्चाई में रहट, कताई में चरखा, युद्ध में आग्नेय शास्त्रों यानी कि बारूद वाले हथियार का प्रयोग शुरू हुआ। तीसरा क्वेश्चन है मध्यकाल में अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाने वाले अभिलेखागार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, इनमें पांडुलिपियों, दस्तावेजों और सरकारी अभिलेखों को रखा जाता था। ऑप्शन बी, मध्यकाल में छापे खाने का व्यापक उपयोग होने के कारण पांडुलिपियों की छपाई की जाती थी। ऑप्शन सी, अभिलेखागारों में रखे गए ऐतिहासिक रिकॉर्ड इतिहासकारों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ऑप्शन डी, नस्तलीक और शिकस्त जैसी लिपियों का प्रयोग पांडुलिपियों को लिखने में किया जाता था। तो इन 4 कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्यकाल में छापे खाने यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का व्यापक उपयोग होने के कारण पांडुलिपियों की छपाई की जाती थी। तो ये वाला जो कथन है गलत है। अभिलेखागार के संदर्भ में मध्यकाल में छापे खाने नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की नकल बनाते थे। नकल बनाते समय शब्दों या वाक्यों में छोटे मोटे फेरबदल हो जाते थे जो समय के साथ बड़े अंतर बन गए। चौथा क्वेश्चन है चोल काल के अभिलेखों में पाए जाने वाली भू राजस्व व्यवस्था में वेट्टी शब्द का क्या अर्थ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में 400 से अधिक करों के नाम मिलते हैं। इनमें सबसे ज्यादा उल्लेख वेट्टी का है जो नगद ना लेकर जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। कदमाई का अर्थ होता है भू राजस्व। पांचवा क्वेश्चन है राष्ट्रकूट राजवंश के संदर्भ में दंती दुर्ग से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए क्या कह रहे हैं कि वह चोलों का एक शक्तिशाली सेनापति था जिसने श्रीलंका पर आक्रमण किया। ऑप्शन बी, उसने चालुक्य स्वामी की अधीनता को स्वीकार कर राष्ट्रकूट वंश का अंत किया। ऑप्शन सी, वह शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं का सामंत था जिसने हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ करवाकर खुद को क्षत्रिय घोषित किया। ऑप्शन डी, उसने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में पालों का समर्थन किया था। तो राष्ट्रकूट राजवंश के संदर्भ में दंती दुर्ग से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वह शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं का सामंत था जिसने हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ करवाकर खुद को क्षत्रिय घोषित किया। 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करवाया। ऐसा माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रियता प्राप्त कर लेता है। हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ है सोने का गर्भ। छठा क्वेश्चन है गंगा घाटी के समृद्ध शहर कन्नौज पर अधिकार करने के लिए
सदियों तक लड़े गए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से 3 राजवंश शामिल थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से 3 राजवंश शामिल थे? गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए 3 प्रमुख वंशों गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के बीच सदियों तक संघर्ष चला। इतिहासकारों ने इसे त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया है। 7वां क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा भारत के मंदिरों पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंदिरों में अपार संपत्ति को लूटना और अपने मध्य एशियाई साम्राज्य के लिए एक भव्य राजधानी बनाना। सुल्तान महमूद द्वारा लूटे गए धन का बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में प्रयुक्त हुआ है। उसने 1025 ईस्वी में गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। उसने अल ब्रूनी नामक विद्वान को भारत का वृत्तांत लिखने का काम सौंपा और अल ब्रूनी की किताब का क्या नाम था? किताब अल हिंद। और सुल्तान महमूद गजनी का जो समय था वो था 997 से 1030। 8वां क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों के अनुसार वेलन वगाई भूमि का तात्पर्य किस प्रकार की भूमि से था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि। चोल अभिलेखों के अनुसार वेलन वगाई भूमि का तात्पर्य किस प्रकार की भूमि से था? गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि से। चोल अभिलेखों में भूमि की 5 प्रमुख श्रेणियां बताई गई हैं। वेलन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, शाला भोग विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि, देवदान या फिर तेरुना मट्टू कनी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दी गई भूमि। 9वां क्वेश्चन है, चोल काल में उत्तर मेरु अभिलेख से स्थानीय शासन यानी कि ग्राम सभा के बारे में क्या जानकारी मिलती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभा के सदस्यों का चुनाव पारदर्शी लॉटरी प्रणाली द्वारा होता था। चोल काल में उत्तर मेरु अभिलेख से स्थानीय शासन के बारे में क्या जानकारी मिलती है? सभा के सदस्यों का चुनाव पारदर्शी लॉटरी यानी पर्ची निकालने प्रणाली द्वारा होता था। तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिले के उत्तर मेरु अभिलेख से पता चलता है कि चोल काल में ग्राम सभा की विभिन्न समितियों के सदस्यों का चुनाव तालपत्र की पर्चियों पर नाम लिखकर और किसी छोटे बच्चे से पर्ची निकलवा कर किया जाता था। 10वां क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य की कांस्य मूर्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, वे मुख्य रूप से केवल जानवरों की आकृतियां होती थी। ऑप्शन बी, चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कलाकृतियों में गिनी जाती हैं जो लुप्त मोम यानी कि लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाई जाती थी। ऑप्शन सी, इन मूर्तियों का निर्माण केवल लोहे और तांबे को पिघलाकर किया जाता था। ऑप्शन डी, चोल काल में केवल देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हैं, भक्तों की नहीं। तो कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कलाकृतियों में गिनी जाती हैं जो लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। चोल कांस्य प्रतिमाएं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हालांकि अधिकतर प्रतिमाएं देवी देवताओं विशेषकर नटराज, शिव की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। 11वां क्वेश्चन है, दिल्ली संतलन के शासकों का सही कालक्रम कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तोमर राजपूत, प्रारंभिक तुर्क शासक जो कि गुलाम वंश थे, खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश। दिल्ली पर सबसे पहले तोमर राजपूतों यानी कि अनंग पाल और फिर चौहानों पृथ्वीराज तृतीय यानी कि थर्ड ने शासन किया। इसके बाद प्रारंभिक तुर्क शासक 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451 और लोधी वंश 1451 से 1526 इनका नंबर आया। 12वां क्वेश्चन है, सुल्तान इल्तुमिश की पुत्री रजिया के संदर्भ में मिन्हाज ए सिराज का क्या विचार थे? ऑप्शन ए, रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य सक्षम थी, फिर भी वह एक स्त्री का शासक बनना स्वीकार नहीं कर पा रहा था। ऑप्शन बी, मिन्हाज ए सिराज ने रजिया का पूर्ण समर्थन किया और उसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना। ऑप्शन सी, मिन्हाज के अनुसार रजिया एक कमजोर शासिका थी जो शासन चलाने में असमर्थ थी। ऑप्शन डी, उसने रजिया को दिल्ली की पहली हिंदू महिला शासिका बताया। तो आप लोगों को बताना है कि मिन्हाज ए सिराज का विचार क्या था इल्तुमिश की पुत्री के बारे में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी,
फिर भी वह एक स्त्री का शासक बनना स्वीकार नहीं कर पा रहा था। कौन? मिन्हाज ए सिराज। मिन्हाज ए सिराज ने माना कि रजिया अपने भाइयों से अधिक सक्षम थी, लेकिन तत्कालीन दरबारी और उलेमा एक स्त्री को अपना शासक स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए रजिया को 1240 ईस्वी में सिंहासन से हटा दिया गया। 13वां क्वेश्चन है, दिल्ली संतलन में त्वारीख यानी कि इतिहास के लेखकों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, त्वारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। ऑप्शन बी, वे नगरों विशेषकर दिल्ली में रहते थे और शायद ही कभी गांव में रहते हों। ऑप्शन सी, वे अक्सर सुल्तानों के लिए उनके इतिहास इनाम इकराम पाने की आशा में लिखते थे। ऑप्शन डी, ये लेखक समाज में सभी वर्गों के लिए समानता और जाति विहीन समाज की वकालत करते थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये लेखक समाज के सभी वर्गों के लिए समानता और जाति विहीन समाज की वकालत करते थे। तो ये वाला जो कथन है ये असत्य है, गलत है। त्वारीख के लेखक जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे, वे समानता की वकालत नहीं करते थे। 14वां क्वेश्चन है, दिल्ली संतलन के विस्तार के संदर्भ में गैरिसन शहर का क्या अर्थ है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किले बंद बसावट जहां सैनिक रहते थे। 13वीं सदी के शुरुआती सालों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन शहरों यानी किलों में रहने वाले सैनिकों की टुकड़ियों के नियंत्रण से परे शायद ही कभी फैला हो। गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी इलाकों से रसद सामग्री पहुंचती थी। 15वां क्वेश्चन है, दिल्ली संतलन के अंतर्गत इक्ता व्यवस्था में मुक्ति या इक्तादार का मुख्य कर्तव्य क्या था? क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्ता में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय इक्तादारों के पदों को वंशानुगत नहीं होने दिया जाता था और उन्हें थोड़े थोड़े समय के लिए ही इक्ता दिया जाता था ताकि वे विद्रोह न कर सके। 16वां क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि उसने केवल घोड़ों और मवेशियों के दाम तय किए, खाद्यान्नों के नहीं। ऑप्शन बी, उसने आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए, मूल्य की सख्त निगरानी के लिए शहना यानी कि अधिकारी नियुक्त किए। सी, उसने व्यापारियों को अपनी मर्जी से दाम तय करने की छूट दी। ऑप्शन डी, बाजार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य आम जनता को राहत देना था, सेना का रखरखाव नहीं। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है इन 4 ऑप्शन में से? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसने आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और मूल्य की सख्त निगरानी के लिए शहना यानी कि अधिकारी नियुक्त किए। अलाउद्दीन खिलजी ने विशाल सेना के रखरखाव के लिए दिल्ली में वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए। व्यापारियों द्वारा अधिक दाम वसूलने या कम तोलने पर कठोर दंड दिया जाता था। 17वां क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का मुख्य परिणाम क्या हुआ? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली के लोगों को जबरन नई राजधानी जाने पर मजबूर किया गया, जिससे व्यापक असंतोष फैला। बाद में उसे यह फैसला वापस लेना पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं को उसके प्रशासनिक विफलताओं के रूप में देखा जाता है। सबसे पहली विफलता तो उसको दौलताबाद राजधानी को स्थानांतरण करना, फिर सांकेतिक मुद्रा चलाना, फिर खुरासान अभियान, ये इसकी विफलताएं थी। 18वां क्वेश्चन है, दिल्ली संतलन के काल में खराज किस प्रकार का कर था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि पर लगने वाला कर जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। दिल्ली संतलन के काल में खराज एक कर था और ये कृषि पर लगने वाला कर था जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व की दर बढ़ाकर किसान की उपज का 50% कर दी गई थी। इसके अलावा मवेशियों और घरों पर भी कर लगाए गए थे। 19वां क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के मंगोल आक्रमणों से निपटने के तरीके के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, अलाउद्दीन ने रक्षात्मक रवैया अपनाया जबकि तुगलक के कदम आक्रमणकारी थे। ऑप्शन बी, दोनों ने मुगलों को भारी वार्षिक कर देकर संधि कर ली। ऑप्शन सी, अलाउद्दीन ने अपनी सेना भंग कर दी जबकि तुगलक ने सेना को दुगना कर दिया। ऑप्शन डी, केवल तुगलक ने ही विशाल स्थायी सेना खड़ी की, खिलजी ने नहीं। तो इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन ने रक्षात्मक रवैया अपनाया जबकि तुगलक के कदम आक्रमणकारी थे। अलाउद्दीन खिलजी के उपाय रक्षात्मक थे, उसने दिल्ली को मंगोल हमलों से बचाया। मोहम्मद बिन तुगलक के उपाय आक्रामक थे,
उसने मंगोलों के खिलाफ ट्रांस ऑक्सेनिया पर हमले की योजना बनाई थी। 20वां क्वेश्चन है, मस्जिद के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दावलियों पर विचार कीजिए। किबला मक्का की ओर दिशा, भारत में पश्चिम की ओर। खुतबा शुक्रवार की नमाज के दौरान दिया जाने वाला धर्मोपदेश। यानी कि इमाम, नमाज का नेतृत्व करने वाला विद्वान या नेता। तो उपरोक्त में से कौन सा मिलान सही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीनों के तीनों मिलान सही हैं। किबला क्या होता है? मक्का की ओर दिशा, भारत में पश्चिम की ओर है। खुतबा शुक्रवार की नमाज के दौरान दिया जाने वाला धर्मोपदेश। इमाम यानी कि इमाम, नमाज का नेतृत्व करने वाला विद्वान या नेता। तो ये तीनों की तीनों सही हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, इसे किबला कहा जाता है। 21वां क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम लोदी को। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर को जीत मिली थी और उसके बाद से ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली के अंतिम तुर्क सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। बाबर ने इस युद्ध में तोपों और तोपखाने का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया था। 22वां क्वेश्चन है, मुगल वंश के शासकों के अपने पितृपक्ष और मातृपक्ष के वंशानुक्रम के संदर्भ में सही युग्म कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माता की ओर से जंगेज खां के वंशज यानी कि मंगोल और पिता की ओर से तैमूर के वंशज। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक जंगेज खां के वंशज थे और पिता की ओर से ईरान, इराक और तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। 23वां क्वेश्चन है, मुगल शासक स्वयं को मंगोल कहलवाना पसंद क्यों नहीं करते थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जंगेज खां की स्मृति सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से जुड़ी थी और यह उज्बेकों से संबंधित थी, मतलब कि प्रतिद्वंदियों से संबंधित थी। मुगल अपने को मंगोल या मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि जंगेज खां से जुड़ी यादें कत्लेआम से भरी थी। इसके विपरीत वे तैमूर वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे क्योंकि उनके पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर अधिकार किया था। 24वां क्वेश्चन है, मुगल उत्तराधिकार की सहदा याद प्रथा का क्या अर्थ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में बराबर बराबर कर देना, मतलब पिता की संपत्ति सभी पुत्रों में बराबर बांट देने को ही सहदा याद प्रथा कहा जाता है। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। ये कौन सा अधिकार था? जहाँ बड़ा बेटा पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। मुगल थे जो ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। इसकी बजाय वे उत्तराधिकार में सहदा याद की तैमूर वंशागत नियम को अपनाते थे, जिसमें जायदाद का विभाजन सब बेटों में बराबर कर दिया जाता था। 25वां क्वेश्चन है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में जात और सवार शब्दों का क्या अर्थ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जात मनसबदार के व्यक्तिगत पद और वेतन को निश्चित करता था, जबकि सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले घोड़सवारों की संख्या को दर्शाता था। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कई मनसब यानी कि सरकारी पद मिलता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में प्रतिष्ठा और वेतन उतना ही बड़ा होता था। 26वां क्वेश्चन है, मनसबदारों के वेतन भुगतान के रूप में दिए जाने वाले जागीर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि जागीरें पूरी तरह से स्वायत्त राज्य होती थी जहां मनसबदार स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। ऑप्शन बी, जागीरें एकताओं के काफ़ी सम्मान थी, लेकिन मनसबदार अपनी जागीरों पर स्वयं नहीं रहते थे और ना ही उन पर सीधे शासन करते थे। ऑप्शन सी, मनसबदारों को जागीरें वंशानुगत रूप से हमेशा के लिए दे दी जाती थी। ऑप्शन डी, अकबर के काल में जागीरों से होने वाला राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि जागीरें एकताओं के काफ़ी सम्मान थी, लेकिन मनसबदार अपनी जागीरों पर स्वयं नहीं रहते थे और ना ही उन पर सीधा शासन करते थे। मनसबदार अपनी जागीरों पर खुद नहीं रहते थे, वे केवल अपनी जागीरों से राजस्व वसूलने का अधिकार रखते थे जिसे उनके नौकर उनके लिए इकट्ठा करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवा करते थे। 27वां क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री
टोडरमल द्वारा लागू की गई जब्त व्यवस्था क्या थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिछले 10 सालों के फसल उत्पादन और मूल्यों के आंकड़ों पर आधारित भू राजस्व व्यवस्था। अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री टोडरमल द्वारा लागू की गई जब्त व्यवस्था क्या थी? पिछले 10 सालों के फसल उत्पादन और मूल्य के आंकड़ों पर आधारित भू राजस्व व्यवस्था थी। टोडरमल ने 10 साल की अवधि के लिए कृषि पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित किया गया। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडल में बांटा गया। इसे जब्त व्यवस्था कहा गया। 28वां क्वेश्चन है, अकबरनामा के लेखक कौन थे? यह कितने भागों में विभाजित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल, और ये 3 भागों यानी कि 3 जिल्द में विभाजित है। अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल और यह कितने भागों में विभाजित है? 3 जिल्द या 3 भागों में। अबुल फजल ने अकबर के कहने पर अकबरनामा लिखा और यह 3 जिल्दों यानी कि भागों में विभाजित है। पहली जिल्द अकबर के पूर्वजों का बयान है। दूसरी जिल्द अकबर के शासनकाल की घटनाओं का ब्यौरा है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है, अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल से संबंधित। 29वां क्वेश्चन है, अकबर की धार्मिक नीति और सुलह ए कुल यानी कि सर्वत्र शांति के विचार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, इसकी शुरुआत इबादत खाना में विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा से हुई। ऑप्शन बी, यह एक ऐसी नीति शास्त्र की प्रणाली थी जिसमें ईमानदारी, न्याय और शांति पर बल दिया गया। ऑप्शन सी, यह नीति केवल इस्लामी शरीयत के नियमों को सख्ती से लागू करने पर बल देती है। ऑप्शन डी, अबुल फजल ने इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन गलत है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह नीति केवल इस्लामी शरीयत के नियमों को सख्ती से लागू करने पर बल देती है। तो ये वाला जो कथन है ये गलत है। 1560 के दशक में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना में धार्मिक चर्चाएं शुरू की। उसने पाया कि जो विद्वान धार्मिक हठधर्मिता पर बल देते हैं वे प्राय कट्टर होते हैं। इसलिए उसने सुलह एक कुल की नीति अपनाई, जिसे जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। 30वां क्वेश्चन है, नूरजहां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, वह शाहजहां की प्रिय बेगम थी जिसके नाम पर ताजमहल बनाया गया। ऑप्शन बी, मेहरुनिसा ने 1611 में सम्राट जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का पद मिला। ऑप्शन सी, वह अकबर की राजपूत पत्नी थी जिसने प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। ऑप्शन डी, उसने मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह करके स्वतंत्र राज्य बनाया। तो इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेहरुनिसा ने 1611 में सम्राट जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का पद मिला। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से शादी की, उसे नूरजहां का खिताब मिला। वह जहांगीर के प्रति अत्यंत वफादार और सम्माननीय रही है। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के भी जारी करवाए थे। 31वां क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन ए क्या कह रहा है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों ने जंगलों को कटवाकर कृषि भूमि का विस्तार किया। कारण आर, वे भू राजस्व के रूप में अपनी आय बढ़ाना चाहते थे और किसानों को एक स्थान पर बसाना चाहते थे। तो इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। कथन क्या है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों ने जंगलों को कटवाकर कृषि भूमि का विस्तार किया। कारण क्या था कि वे भू राजस्व के रूप में अपनी आय को बढ़ाना चाहते थे और किसानों के एक स्थान पर बसाना चाहते थे। सुल्तानों और मुगल शासकों ने जंगल को साफ कराकर जमीन खेती के लिए किसानों को दे दी। इससे राजस्व में वृद्धि हुई और खानाबदोश जनजातियों को कृषक बनने पर मजबूर होना पड़ा। 32वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य में सभा और उर में क्या अंतर था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभा ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन थी जबकि उर आम किसानों की ग्राम सभा थी। दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य में सभा क्या था? सभा ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन थी जबकि उर आम किसानों की ग्राम सभा थी। दक्षिण भारत में स्थानीय स्वशासन के तहत उर आम किसानों की बस्तियों की ग्राम सभा, सभा क्या थी? ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन,
और नगरम व्यापारियों के संगठन को प्राय नगरम कहते थे, जो शहरों में प्रशासनिक कार्य करते थे। 33वां क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा के असफल होने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए, सिक्के केवल सोने और चांदी के ही बनाए गए थे जो बहुत महंगे थे। ऑप्शन बी, यह मुद्रा सस्ते धातु की बनी थी जैसे कि तांबे या कांसे की, और लोग अपने पास जमा सोने चांदी के सिक्के बचाकर फर्जी सिक्के खुद ढालने लगे। ऑप्शन सी, व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में इस मुद्रा का प्रयोग करने से मना कर दिया था। ऑप्शन डी, सुल्तान ने इस मुद्रा को लागू करने के तुरंत बाद वापस ले लिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा के असफल होने का क्या कारण था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह मुद्रा सस्ते धातु की बनी थी जो लोग अपने पास जमा सोने चांदी के सिक्के बचाकर फर्जी सिक्के खुद ढालने लगे। तुगलक ने 14वीं सदी में कागजी नोटों की तरह धातु के सांकेतिक सिक्के चलाए। वे सिक्के सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के थे। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर विश्वास नहीं था। उन्होंने असली सिक्के बचा लिए और जाली सिक्के बनाने लगे। 34वां क्वेश्चन है, सूबेदार, दीवान और बख्शी मुगल प्रांतीय प्रशासन में किन पदों पर कार्य करते थे? इनका सही मिलान कीजिए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सूबेदार कौन होते थे? राजनीतिक और सैनिक प्रमुख होते थे। दीवान वित्तीय अधिकारी होते थे और बख्शी होते थे सैनिक वेतनभोगी अधिकारी। अकबर के साम्राज्य का प्रशासन सूबों में बटा था। सूबे के प्रशासक को सूबेदार कहते थे। दीवान को क्या कहते थे? वित्तीय अधिकारी। बख्शी को सैनिक वेतन अधिकारी। सद्र को धार्मिक और धर्मार्थ कार्यों का मंत्री। फौजदार को सेना नायक और कोतवाल को नगर का पुलिस अधिकारी। 35वां क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी के प्रशासन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है या गलत है? ऑप्शन ए, उसने हुमायूं को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किया। ऑप्शन बी, उसने एक कुशल और चुस्त प्रशासन स्थापित किया जिसे बाद में अकबर ने भी अपनाया। ऑप्शन सी, उसने केवल सोने के अत्यंत भारी सिक्के चलाए और तांबे के सिक्कों को बंद कर दिया। ऑप्शन डी, उसने ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड जैसी सड़कों और सरायों का निर्माण करवाया। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा गलत है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसने केवल सोने के अत्यंत भारी सिक्के चलाए और तांबे के सिक्कों को बंद कर दिया। ये वाला जो कथन है ये गलत है, बाकी के ये 3 सही हैं। शेर शाह ने एक मानक रुपया और तांबे के दाम चलाए जो बहुत प्रसिद्ध हुए। उसने प्रशासन के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों को और अधिक परिष्कृत किया। 36वां क्वेश्चन है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था और वह किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को और मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता मोरक्को देश का यात्री था और मोरक्को किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है, और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। 14वीं शताब्दी में मोरक्को से भारत आए यात्री इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत रिहला में भारत के डाक प्रबंध, सड़कों और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का विस्तृत वर्णन किया। 37वां क्वेश्चन है, मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उन सभी मध्यस्थों के लिए जो कृषकों से राजस्व वसूलते थे, जैसे कि गांव के मुखिया या स्थानीय सरदारों के लिए। मुगल काल में जमींदार शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? गांव के मुखिया या स्थानीय सरदारों के लिए। 38वां क्वेश्चन है, संतलन काल के वास्तुशिल्प के संदर्भ में मेहराब और गुंबद का प्रयोग किस स्थापत्य शैली की विशेषता थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्क्यूएट शैली का, यानी कि चापकार शैली का। 12वीं शताब्दी से इमारतों में दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर का भार मेहराबों द्वारा उठाए जाने लगा। स्थापत्य कला का यह चापकार रूप था। इसके विपरीत भारतीय शैली अनुप्रस्थ टोडा थी। 39वां क्वेश्चन है, इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ कराया था और इसका प्राथमिक उपयोग क्या था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सिकरी में विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ धार्मिक वाद विवाद और चर्चाओं के लिए। इबादत खाने का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सिकरी में करवाया था और इसका प्राथमिक उपयोग क्या था? विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ धार्मिक वाद विवाद और चर्चाओं के लिए बनवाया था ये। 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में अकबर ने इबादत खाना बनवाया। इबादत खाना यानी कि प्रार्थना भवन। यहाँ वह उलेमा, ब्राह्मण, जेसुइट पादरियों और जरादुश्त यानी कि पारसी धर्म के आचार्यों के साथ धार्मिक विषयों पर चर्चा करता था। हमारा 40वां क्वेश्चन है, तुगलक काल में निर्मित
बेगमपुरी मस्जिद और मोठ की मस्जिद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण मोहम्मद तुगलक के काल में उसकी नई राजधानी जहांपनाह की मुख्य मस्जिद के रूप में हुआ था। ऑप्शन बी, ये दोनों मस्जिदें केवल शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। ऑप्शन सी, इन मस्जिदों में महिलाओं को प्रवेश की पूर्ण स्वतंत्रता थी। ऑप्शन डी, ये मस्जिदें केवल संगमरमर से बनी हुई हैं। तो तुगलक काल में निर्मित बेगमपुरी मस्जिद और मोठ की मस्जिद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण मोहम्मद तुगलक के काल में उसकी नई राजधानी जहांपनाह की मुख्य मस्जिद के रूप में हुआ था। दिल्ली के सुल्तानों ने पूरे उपमहाद्वीप के शहरों में अनेक मस्जिदें बनवाई। इनसे उनके मुसलमान और इस्लाम के संरक्षण होने के दावों को बढ़ावा मिलता है। 41वां क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए। कथन ए, 16वीं सदी में औरंगजेब के शासनकाल के अंत तक मनसबदारी व्यवस्था में गंभीर संकट आ गया। कारण आर, मनसबदारों की संख्या में अत्यंत वृद्धि हुई, जिससे जागीरें मिलने में लंबा इंतजार करना पड़ता था और जागीरों की आय मनसबदार के वेतन के मुकाबले कम पड़ गई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही है तथा जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। औरंगजेब के काल में जागीरों की भारी कमी हो गई। जागीरदार कब्जा रहते ही ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व वसूलने की कोशिश करते थे, जिससे किसानों पर बहुत अधिक अत्याचार बढ़ा और जागीरदारी संकट उत्पन्न हुआ। 42वां क्वेश्चन है, दिल्ली संतलन की प्रशासनिक भाषा कौन सी थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फारसी। दिल्ली संतलन की प्रशासनिक भाषा थी फारसी। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी थी। तारीख के लेखक भी फारसी भाषा में ही अपना इतिहास लिखते थे। 43वां क्वेश्चन है, चोल राजा राजराजा प्रथम द्वारा निर्मित तंजावुर का राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भगवान शिव को। चोल राजा राजराजा प्रथम द्वारा निर्मित तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराजा प्रथम ने अपने देवता राजराजेश्वर यानी कि शिव की पूजा के लिए करवाया था। राजा ने अपने नाम से मिलता जुलता नाम भगवान का रखा था ताकि वह स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखा सके। 44वां क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में राजस्थान में स्थित अजमेर का प्रशासनिक और धार्मिक महत्व क्या था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह 12वीं सदी में चौहानों की राजधानी था और बाद में मुगलों के शासन में सूबा मुख्यालय बना तथा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कारण प्रमुख धार्मिक केंद्र बना। 12वीं शताब्दी में राजस्थान में स्थित अजमेर का प्रशासनिक और धार्मिक महत्व क्या था? 12वीं सदी में अजमेर चौहानों की राजधानी था, बाद में मुगलों के शासन में सूबा मुख्यालय बना तथा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कारण प्रमुख धार्मिक केंद्र बना। अजमेर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। यहाँ प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह थी और पास ही पुष्कर झील थी, जिसने विभिन्न धर्मों के श्रद्धालुओं को आकर्षित किया। 45वां क्वेश्चन है, सुलह-ए-कुल के सिद्धांत को अकबर के बाद किस मुगल सम्राट ने जारी रखा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर और शाहजहां दोनों ने। सुलह-ए-कुल के सिद्धांत को अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां दोनों ने जारी रखा। अकबर के बेटे जहांगीर और पोते शाहजहां दोनों ने सुलह-ए-कुल के सिद्धांत का पालन किया। जहांगीर ने लिखा, उसके पिता के साम्राज्य में सभी धर्मों के लोगों के लिए जगह थी। 46वां क्वेश्चन है, मुगल काल में दीवान ए खास और दीवान ए आम क्या थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज दरबार के वे सभागृह जहां क्रमशः विशिष्ट महत्वपूर्ण लोगों और आम जनता से मुलाकात की जाती थी। मुगल काल में दीवान ए खास और दीवान ए आम क्या थे? राज दरबार के वे सभागृह जहां विशिष्ट लोगों और आम जनता से मुलाकात की जाती थी। दीवान ए आम क्या था? जनता के लिए। और दीवान ए खास क्या था? खास मंत्रियों और मेहमानों के लिए। न्याय और राजशाही की भव्यता को प्रदर्शित करने के लिए बनाए गए विशाल सभा भवन थे। 47वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, उसने 1191 में मोहम्मद गोरी को हराया लेकिन 1192 में दूसरे युद्ध में उससे हार गया। ऑप्शन बी, उसने महमूद गजनी को भारतीय सीमा में घुसने से रोका। ऑप्शन सी, वह चोल वंश का सबसे महान शासक था। ऑप्शन डी, उसने प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर का सामना किया। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सही है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
पृथ्वीराज द्वितीय ने 1191 में मोहम्मद गोरी को हराया, लेकिन 1192 में दूसरे युद्ध में उससे हार गया। तो ये वाला जो कथन है ऑप्शन ए सही है, बाकी की सब गलत हैं। प्रसिद्ध चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय ने 1191 में ताइरान के प्रथम युद्ध में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया, लेकिन अगले ही साल 1192 में ताइरान के दूसरे युद्ध में उससे हार गया। 48वां क्वेश्चन है, शाहजहानाबाद यानी कि पुरानी दिल्ली को अपनी राजधानी किस मुगल सम्राट ने बनाया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां ने। शाहजहां ने 1638 में आगरा से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया और यमुना नदी के तट पर शाहजहानाबाद नामक नया शहर बसाया, जहां लाल किला बनवाया गया है। 49वां क्वेश्चन है, संतलन काल में बंदगाह किन्हें कहा जाता था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खास सैन्य सेवाओं के लिए खरीदे गए गुलामों को। संतलन काल में बंदगाह खास सैन्य सेवाओं के लिए खरीदे गए गुलामों को कहा जाता था। इल्तुतमिश और अन्य शुरुआती तुर्क सुल्तानों ने सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को, जिन्हें फारसी में बंदगाह कहा जाता था, सैन्य सेवा के लिए खरीदना अधिक पसंद किया। इन्हें सूबेदार और सेनापति जैसे पद दिए जाते थे। 50वां क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आर को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। कथन ए क्या कह रहा है कि मुगल काल में आईने अकबरी सांख्यिकी आंकड़ों का एक समृद्ध स्रोत है। कारण आर, इसमें फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का विस्तृत और सावधानी पूर्वक ब्यौरा दिया गया है। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही है तथा जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। कथन ए क्या कह रहा है कि मुगल काल में आईने अकबरी सांख्यिकी आंकड़ों का एक समृद्ध स्रोत है और कारण क्या है? इसमें फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का विस्तृत और सावधानी पूर्वक ब्यौरा दिया गया है। आईने अकबरी अकबरनामा की तीसरी जिल्द अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। इसका सबसे रोचक पहलू विविध प्रकार की चीजों का विस्तृत सांख्यिकी ब्यौरा है, जो 16वीं सदी के भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को समझने में बहुत मददगार है। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 50 हिस्ट्री के क्वेश्चन। आज हमने किए हैं क्लास 7 की हिस्ट्री, हमारे अतीत भाग 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने चैप्टर कवर किए हैं 1 से लेके 4 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए चैप्टर करेंगे, चैप्टर 5 से 8 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टॉप MCQs के साथ। ऐसी अपनी तैयारी करती रहिए। जय हिंद, जय भारत।